हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको गॉसेस थ्योरम में नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जो शीट है उसके किसी भी आर डिस्टेंस आइदर साइड या तो राइट साइड और लेफ्ट साइड आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लेना है, फॉर्मूला क्या प्रूव करना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फिर से एक बार टॉपिक पढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेन चार्ज्ड बट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट शीट, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो उसके लिए पहले टर्म्स हम पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद फिगर समझाते हैं। तो देखिए, हम ये सब करते हैं। देखिए, पहले ये शीट है और फिगर ही पहले समझाना पड़ेगा। तो ये हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। तो ये इस तरह से रखी हुई है। अब इसमें प्लस 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 करके चार्ज हमने प्लस से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप माइनस से भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें बस ये होगा, इसमें बाहर की ओर है, उसमें अंदर की प्लेट की साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम प्लस क्यू का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चार्ज शीट हो गई। अब देखिए, चार्ज शीट में कोई एक स्थान पे आप छोटा सा एरिया सर्किल ले लीजिए, सर्कुलर एरिया लेंगे आप इतना। तो इसके अराउंड इस सर्कुलर चार्ज के जब सिमेट्री आप लगाएंगे तो देखिए, ये आपका एरिया हो गया शीट पे, इतना शीट पे एरिया हो गया। अब ऐसे ये प्लेट है और इस पे यहाँ पर आपने ये एरिया लिया है। तो ये एरिया पे देखिए, ई किधर होगा, ई इस साइड होएगा, प्लस इधर है तो इधर ई रहेगा, और इधर देखेंगे तो इधर ई रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर बाय सिमेट्रिक ये किस तरह से वर्क करेगा, और इधर जो रहेगा चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अब इस पे एक हम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जब हम बनाएंगे तो हमको गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल मिलेगी। देखिए, सिलेंड्रिकल में ही सिमेट्री हो पाती है। यहाँ पर आपने ये लिया एरिया, तो यहाँ पर ये सिलेंडर आपने ऐसे बना दिया। तो अब ये कैसे बनाया, देखिए राइट साइड में देखिए आर दूरी हमने ले ली, यहाँ से इसके सेंटर से आर दूरी यहाँ पर हमें मालूम करना, आर दूरी पर मालूम करना है। तो आर दूरी एक साइड के ले ली, तो यहाँ से आर दूरी लेंगे तो वो सिलेंडर टाइप की ऐसी शीट बनेगी, क्योंकि ई तो ऐसे 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 करके होएगा हर जगह। तो ये सिलेंडर इतनी फ्लक्स कवर कर लेगा जितना इसमें चार्ज है, क्यू चार्ज है यहाँ पर, तो उतने फ्लक्स इधर से ऐसे कवर कर लेगा ये सिलेंडर। अब इसमें बाय सिमेट्री जैसा इधर होगा वैसे ही लेफ्ट साइड में होएगा। तो लेफ्ट साइड में देखिए ऐसे जाएगा चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। तो फिर वो बाय सिमेट्री इतनी दूरी पे, आर दूरी पे ये एरिया आ गया। तो यहाँ पर टोटल मिला के इस शीट के अलॉन्ग इतने एरिया को, किसी भी एक एरिया को ले लीजिए, इतना सेक्शन लेंगे, छोटे छोटे करके लेंगे। अभी हमने एक एरिया बता दिया। ठीक, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक है, और आर दूरी इसकी यहाँ से जितनी है उतनी इधर से है। ठीक है, तो ये 2r लेंथ का गॉसियन सरफेस हो गया सिलेंड्रिकल, और जिसके सेंटर पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। अब इस गॉसियन सरफेस का ये एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तीनों एरिया इक्वल अमाउंट के होंगे। ठीक है, अब देखिए इस एरिया पर कितना चार्ज है, क्यू, ये माना हमने, ए माना है एरिया और चार्ज क्यू मान लिया। अब देखिए इसका जो ये गॉसियन सिलेंडर बना है, इसका जो है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर दूरी पर जो एरिया है इसके कोरोस्पॉन्डिंग, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस तरफ से होगी, ऐसे होगी। अब इसको एक को डिस्कस कर लिया, ई इधर है, और एरिया वेक्टर का यूनिट वो कहते हैं कंपोनेंट किधर होगा, यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर मान लीजिए एरिया, जैसे एरिया डिस्कस करते हैं, ये मान लीजिए एरिया है ए, तो इसके ये एरिया का वेक्टर किधर होता है, इधर होता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब एरिया का परपेंडिकुलर तो ये होता है, लेकिन एरिया वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, ये यूनिट एरिया वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि छोटा सा जल्दी से लिख लिया, आपको समझ में आ गया, यहाँ एन एरो लगा, एन कैप लगा दिया, तो इसको कह रहे हैं एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो ये बताता है एरिया वेक्टर की दिशा, और अमाउंट इसका 1 होता हमेशा, ठीक है। तो अब देखिए एन के टर्म में हमने समझाया है आपको। तो देखिए 3, अब हमें क्या करना है, हमें गॉसियन थ्योरम पता है, तो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो गॉसियन हो गई, वो तो बाद में यूज़ होगी। पहले क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो जो हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ली है सिलेंडर, तो उसका पूरा हम जो है उसका फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस होता है, ई डॉट डी एस, ठीक। लेकिन अब हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस पढ़ते हैं। लेकिन अब हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, तो हम लोग सीधे कौन सा फार्मूला लगा देंगे, सिंपली हम कहेंगे फाई कैलकुलेट करना है, तो ई डॉट ए इंटू कॉस थीटा, ऐसा सोच के चलेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी सवाल होते जाएंगे, ठीक है। तो अब फिगर पे आते हैं। फिगर पे क्या है, चलिए अब इतना फिगर तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़े टर्म समझ लीजिए। ए को क्या लिया हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गॉसियस सिलेंडर, ठीक। तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया। 2r क्या लिए, 2r ये सेंटर में है सिलेंडर के, और इधर से r दूरी है राइट साइड, इधर से r दूरी है लेफ्ट साइड। 2r लेंथ ऑफ गॉसियस सिलेंडर। और E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लेन चार्ज शीट नॉन कंडक्टिंग एट r डिस्टेंस ऑन आइदर साइड। तो इससे r लेफ्ट दूरी पे जाएंगे तो भी E है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है। वैसे सिमेट्री से इधर देखेंगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेकिन यहाँ इधर की ओर है, इधर मतलब दूर जाती हुई दिशा में है, ठीक। अब n यूनिट वेक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, उसको हमने लिख दिया है n को यूनिट एरिया वेक्टर, ठीक। और सिग्मा क्या है, सिग्मा न्यूटन में यहाँ आया था। तो सिग्मा को कहते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट, ठीक। तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज ऑन प्लेट अपॉन एरिया, चार्ज ऑन प्लेट अपॉन एरिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन ए हो जाएगी, ठीक। तो Q अपॉन ए हो गई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक। इतना हमने आपको चर्चा में मिला है। अब उसके बाद फिर फिगर देखते हैं। तो ये प्लस 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 चार्ज है, इसमें इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है गॉसियन सिलेंडर का, यही एरिया इधर है, यही एरिया इधर है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो कितने देखिए इसमें कहाँ का कैलकुलेट होगा, एक तो ये वाला तल कैलकुलेट होएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए P है, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, और इसको ये जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर कर्व्ड सरफेस है, उसको R मान लीजिए, ठीक। तो ये नाम हो गए अपने, ठीक है। तो P पर जितना फ्लक्स है वो, Q पर जितना फ्लक्स है वो, और R पर जितना फ्लक्स आता है, उन तीनों का समेशन कर देंगे तो हमें टोटल फाई ई मालूम हो जाएगा, टोटल फ्लक्स मालूम हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर। तो वो कितना हो जाएगा, देखिए इधर का पी प्लेन पे जो है φ1 है, और क्यू प्लेन पे φ3 है, और आर कर्व्ड एरिया पे जो फ्लक्स है वो φ2 है। तो फाई ई इक्वल हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इतना तो समझ में आ गया। अब हमारा बहुत सिंपल, आगे चलते हैं। तो देखिए φ1 और प्लस φ1 और φ3 मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर में हमने दो इसका कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है।
तो φ1 और φ3 को साथ साथ ले लिया और कैलकुलेट करा। अब देखिए φ1 और φ3 में क्या है, अब हमको देखिए फॉर्मूला हमारा बनता है EA cos θ1 प्लस EA cos θ3। तो देखिए EA cos θ से निकाला, तो देखिए अब इस P डिस्क पे E वेक्टर की दिशा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा ये है, ऐसे है। और इसका जो है यहाँ से देखिए N वेक्टर किधर है, एरिया का दिशा क्या है, एरिया का दिशा जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये ऐसे है, मतलब E की डायरेक्शन में है। यही सेम कंडीशन इधर है, E इधर है और इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर N है। तो θ3 0 हो गया और θ1 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए दोनों में वैल्यू 0 0 रखेंगे, cos θ1 की वैल्यू 0, cos θ3 की वैल्यू 0। तो θ1 की वैल्यू 0, θ1 की वैल्यू 0 रखी, θ3 की वैल्यू 0 रखी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दोनों के ये दोनों सेम है क्योंकि एरिया दोनों के सेम है, ई भी सेम है, तो ये वैल्यू EA प्लस EA इक्वल टू 2 ऑफ EA आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, अब φ2 कैलकुलेट करते हैं। φ2 क्या चीज़ है, φ2 है कर्व्ड सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का कितना फ्लक्स होता है वो है। ठीक है, तो φ2 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ए कर्व्ड एरिया। ठीक, कर्व्ड एरिया डॉट cos θ2 देखिए क्या है, देखिए बेलन के हर एक पॉइंट पे, सरफेस पॉइंट पे एन वेक्टर की दिशा सिलेंडर से बाहर जाती हुई दिशा में, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो ये हमेशा कर्व्ड एरिया के परपेंडिकुलर होएगा। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, एन ऐसे जा रहा, और ई कैसे होगा, ई ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऐसे की साइड में होएगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है और यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। देखिए एन ऊपर की ओर जा रहा है, ई इधर जा रहा है, इधर देख लीजिए ई इधर जा रहा है, उसी की डायरेक्शन में जा रहा। तो इसमें कंडीशन क्या हुई, θ2 क्या होगा, 90 डिग्री होएगा। ये देखिए 90, यहाँ से भी E और N के बीच में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, और E और N के बीच में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमने यही दिखाया, देखिए आइदर साइड E इधर और N वेक्टर ऊपर है, तो θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो अब इसको θ2 की वैल्यू 90 डिग्री रखी यहाँ पर, तो ये 1 वैल्यू दे, वो 0 वैल्यू देगा। कितनी देगा, 0 वैल्यू। तो जब ये 0 हो गया तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ 0 हो गई तो पूरी 0 हो गई। ठीक है, तो φ2 की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारी φ1 प्लस φ3 आ गया और φ2 आ गया। φ1 और φ3 की वैल्यू आ गई, φ2 की वैल्यू आ गई। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू Q1 प्लस Q3 ब्रैकेट में कर दिया प्लस φ2 कर दिया। φ2 की वैल्यू 0 है और इन दोनों का समेशन 2EA है। ठीक, तो 2EA इक्वल टू φE आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, φE की वैल्यू गॉसियस लॉ से लगाएंगे। तो देखिए बाय गॉसियस थ्योरम φE कितना होता है, गॉस जो वैज्ञानिक थे बहुत सिंपल बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इतना सब करने की जरूरत नहीं है, टोटल नेट चार्ज लगा लो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, बस हो गया सवाल, फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। तो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो φ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब Q कौन सा Q ले रहे हैं, वो एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो पता ही है। Q कितना होगा, जितना इस सिलेंडर के अंदर चार्ज है, तो कितना चार्ज है, Q है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये φE इससे बराबर हो गया, तो ट्वाइस EA इक्वल टू φE इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो वही लिखा है 2EA इक्वल टू φE इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको रीअरेंज करने की बात है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2A इधर ले जाएंगे, तो Q अपॉन 2A इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। अब देखिए सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है चार्ज डेंसिटी है। ठीक, तो QA की जगह सिग्मा हो गया और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक, तो ये जो वैल्यू आई ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ये हुआ। लेकिन इसमें देखिए कहीं भी R दिखे ना, आपको नहीं दिख रहा है, तो दिस E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R।
ठीक। तो आर का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर अगर आप लेंगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, यहाँ लेंगे तो भी वैल्यू, यहाँ पर तो भी वैल्यू, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं ले लें, आपको एक ही सी वैल्यू दिखेगी। ठीक है, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे आर से इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है केवल चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी कैसी है उससे मतलब है। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल था। तो